चैप्टर 5 एक शादी करना नहीं चाहता और एक शादी होने नहीं देना चाहती। फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 5 एक शादी करना नहीं चाहता और एक शादी होने नहीं देना चाहती। कोष्टक। अब तक साहिल वेदा के ज्ञान से वेदा खानदान के भविष्य पर मंडरा रहे खतरे के सामने आते ही सौरभ वेदा एक गहरी सांस छोड़ते हुए पूछता है, क्या वेदा खानदान के लिए इस विनाश से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अब आगे सौरभ वेदा के सवाल पर साहिल वेदा स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे पता है पिताश्री की अभी की पोजीशन में पीछे हटने में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। एक बार जब हम पॉवर को खो देंगे तब हमारी वेदा फैमिली बिल्कुल उस कमजोर मांस वाले जानवर की तरह हो जाएगी जो सिर्फ खुद का शिकार होने का ही वेट कर सकता है। हमारे सभी पॉलिटिकल दुश्मन, साथी, यहाँ तक कि पिताश्री के दूसरे फैमिली मेंबर्स भी हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए हम पर कदम रखकर हमें क्रश करने की कोशिश करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त बेचारे सौरभ वेदा की हालत बिल्कुल एक पतले और कमजोर लकड़ी के ब्रिज पर चलने जैसी हो गई थी जिसके पीछे लौटने के सभी रास्तों को अच्छी तरह से सील कर दिया गया था और नीचे मौत की खाई थी और रास्ता सिर्फ आगे चलने का था, जिस पर चलने के क्या खतरनाक परिणाम होने वाले थे इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस वक्त सौरभ वेदा को भी अच्छी तरीके से यह पता था कि अभी भले ही वेदा खानदान सुर्खियों और ताकत में है, पर इसके भविष्य का कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। पर इसमें वह कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय आगे बढ़ने के, क्योंकि पीछे लौटने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके थे। ये सारी चिंता वाली बातें उसने इतने वर्षों से अपने दिल में दबा कर रखी थी, पर किसको पता था कि उसके दिल में छुपी हुई यह चिंता वाली बातें उसका खुद का निकम्मा बेटा आज खोद कर निकाल लेगा। सौरभ वेदा साहिल वेदा को अपने चेहरे पर संतुष्टि के भाव लिए एक स्माइल के साथ बोलता है, यह अच्छा है कि तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह से पता है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम भले ही पढ़ाई और मार्शल आर्ट में अच्छे नहीं हो, पर तुम में भविष्य का अनुमान लगाने की अच्छी समझ है। तो इसका क्या यह मतलब है कि तुम्हारा सख्त और अहंकारी बिहेवियर जो बाहर दिखता है वह सिर्फ एक दिखावा है? उद्धरण चिन्ह। इस वक्त तक सौरभ वेदा यही सोचा करता था कि साहिल वेदा असल में घर पर ही आज्ञाकारी और समझदार बनने की एक्टिंग करता है, पर उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि असल में एक्टिंग तो वह बाहर जाकर लापरवाह और उदंड यंग मास्टर बनने की करता है। साहिल वेदा स्माइल करते हुए बोलता है, पिताश्री आप टैलेंटेड और सम्राट द्वारा सम्मानित हैं। सबसे बड़े भाई और दूसरे सबसे बड़े भाई भी छोटी उम्र से ही अपनी अपनी फील्ड में टैलेंटेड हैं। इस 3 लोगों की टैलेंटेड फैमिली के बारे में भला कैपिटल सिटी में कौन नहीं जानता, जिससे लोग जलते भी हैं। और सोचो उनके जलन में अगर एक और चौथा शख्स भी टैलेंटेड निकल जाए तो क्या ये पावरफुल लोगों को बर्दाश्त होगा? बस इसीलिए फैमिली के टैलेंट को बैलेंस करने के लिए फैमिली में एक अमीर प्लेबॉय का होना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा के हिसाब से उसके बिगड़े हुए बर्ताव की वजह से सौरभ वेदा को रॉयल कोर्ट में ज्यादा नुकसान होने की जगह ज्यादा फायदा होता था। साहिल वेदा के पहले से ही बुरे होने की वजह से सौरभ वेदा को और भी ज्यादा इलीगल तरीके से चीजों को सुझाने के मौके मिल जाया करते थे, और यही कारण था कि सौरभ वेदा साहिल पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे अपनी मनमानी करने देता था। इस वक्त तक साहिल के जवाब से सौरभ वेदा यह अच्छे तरीके से समझ चुका था कि उसका खुद का ये बेटा खुद की ही पॉलिटिक्स खेलते हुए अब तक सबकी नजरों से अपने टैलेंट को और अपने असली व्यक्तित्व को छुपाए रखे हुए था। वह अपने सामने बैठे साहिल वेदा को ध्यान से देखता है और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, हालांकि तुम्हारे सबसे बड़े भाई और दूसरे बड़े भाई टैलेंटेड है, पर वह दोनों अपने अपने करियर में टॉप पर बिल्कुल भी नहीं है। उन दोनों का टैलेंट तो तुम्हारी दूरदर्शिता और समझ से भी काफी कम है। और जो टाइटल उन्हें नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट और बेस्ट राजनीतिज्ञ के मिले हैं, वह उन्हें सम्राट द्वारा दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी दूरदर्शिता मेरी भी एक्सपेक्टेशंस के पार जा चुकी है। हम पर अभी तो शादी डिसाइड हो चुकी है। तुम क्या सोचते हो हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, पिताश्री, ना आप और ना मैं, हम दोनों में से कोई भी सम्राट के द्वारा फिक्स की गई शादी के लिए इनकार नहीं कर सकता। पर अगर समीक्षा रावत ही मुझसे शादी करने की इच्छुक ना हुई तो उससे तो हमारा कुछ भी लेना देना नहीं होगा। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? सौरभ वेदा के चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, यह अच्छा आइडिया है। उद्धरण चिन्ह। पिता और बेटे में एक गहरी और मौन समझ थी, जिसे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इस वक्त कैपिटल सिटी में भारी बर्फबारी के साथ साथ उत्तरी बॉर्डर भी कुदरती बर्फ की चादर से ढक चुका था। समीक्षा रावत इस वक्त नीली ड्रेस में बरामदे में बैठी हुई सैनिक रणनीति के ऊपर लिखी किताब पढ़ रही थी।
इस वक्त खुले बरामदे के बाहर पड़ रही ठंडी बर्फ का मानो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। स्टार रैंक वॉरियर्स असल में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब वह अपने अंदर की शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरे शरीर में संचार करते हैं तो वह मौत तक जमा देने वाली ठंड का सामना भी आसानी से कर लेते हैं। समीक्षा रावत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इतने सालों में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उसकी त्वचा पर एक भी निशान नहीं आया था। उसकी त्वचा बिल्कुल गोरी और जेड जैसी बिल्कुल स्मूथ थी। और उसकी इस सुंदरता पर उसके ये सबसे अलग चार्मिंग एक्सप्रेशन से एक परफेक्ट ऑफ ग्रेट ब्यूटी का खिताब उसके नाम करते थे। अभी समीक्षा रावत शांति से अपनी किताब को पढ़ ही रही थी कि तभी एक आवाज उसे आगे पढ़ने से डिस्टर्ब कर देती है। मिस, रॉयल कोर्ट का एक एम्बेसडर यहाँ आया है। जनरल चाहते हैं कि आप तुरंत ही फ्रंट हॉल में आकर उस एम्बेसडर से मिलें। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत अपनी भौं को आपस में जोड़ते हुए अपने हाथ में पकड़ी किताब को अनिच्छा से देखते हुए अपनी जगह से खड़े होकर बोलती है, रास्ता दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत फ्रंट हॉल में आ जाती है, जहां उसे एक एम्बेसडर कुछ रॉयल गार्ड्स के साथ खड़े हुए दिखाई देता है। इस वक्त वह एम्बेसडर उसके पिता दक्ष रावत से बातें कर रहा था। दक्ष रावत लंबी दबंग बॉडी और सख्त पर्सनैलिटी का मालिक था। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत से घावों के निशानों को देखा जा सकता था। उसको कोई इंसान पहली बार देखे तो वह डर ही जाएगा। जब वह समीक्षा रावत को हॉल में एंटर करते हुए देखता है तो वह स्माइल करते हुए बोलता है, रॉयल एम्बेसडर लोकेश, मेरी समीक्षा यहाँ आ चुकी है। अब आप रॉयल ऑर्डर सुना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एम्बेसडर लोकेश समीक्षा रावत को पहले देखकर एक स्माइल के साथ उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं, मिस, आप सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। तो अब आप आ चुकी है तो दक्ष रावत, समीक्षा रावत, रॉयल ऑर्डर को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। उद्धरण चिन्ह। दक्ष रावत और उसकी बेटी अपनी मुट्ठियों को भींचकर झुक जाते हैं। वैसे ये कहीं भी रूल नहीं था कि रॉयल ऑर्डर को स्वीकार करते हुए तुम्हें झुकने की जरूरत है, पर कुछ लोग रॉयल ऑर्डर को रिस्पेक्ट देने के लिए दक्ष रावत और समीक्षा रावत की तरह झुका करते थे। एम्बेसडर लोकेश रॉयल फरमान को खोल लेता है और अनाउंस करते हुए बोलता है, दक्ष रावत, जिसने सिपाहियों को यमा साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में लीड करते हुए उनके 3 शहरों और हजारों किलोमीटर की जमीन को देश के लिए हासिल किया है, उसके इनाम के तौर पर दक्ष रावत को सेकंड क्लास ब्रेव एंड लॉयल मार्क्विस का टाइटल और 10,000 चांदी की मुद्राएं दी जाती हैं। समीक्षा रावत को इंपीरियल आर्मी लेफ्टिनेंट का टाइटल दिया जाता है और अब से वह कैपिटल सिटी की पेट्रोल गार्ड्स की कमांडर होंगी। और इसी के साथ स्वयं सम्राट ने आपकी शादी को प्राइम मिनिस्टर के तीसरे बेटे साहिल वेदा के साथ फिक्स किया है। कुछ दिनों में आपको अपनी ड्यूटी के लिए कैपिटल सिटी में आना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वैसे तो समीक्षा रावत आर्मी की किसी ऑफिशियल पोजीशन पर नहीं थी, पर आखिरी बार अपने पिता की जगह पर सिपाहियों को लीड करने की वजह से उसने देश के लिए जो योगदान किया था, उसके लिए ही उसे यह इंपीरियल आर्मी लेफ्टिनेंट का टाइटल दिया जा रहा था। और उसे अब इस टाइटल के साथ ऑफिशियल पोजीशन देने के लिए कैपिटल सिटी में वापस बुलाया जा रहा था। वहीं इस रॉयल ऑर्डर के आखिरी शब्दों को सुनते ही दक्ष रावत अपने सर को तुरंत ही ऊपर की ओर उठा लेता है। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से ऐसे बिल्कुल लाल हो चुकी थी, जैसे वह किसी भी वक्त खतरनाक जंगली जानवर में बदलकर सामने वाले शख्स को निगल जाने वाला था। मैं इस रॉयल ऑर्डर को स्वीकार नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। दक्ष रावत पूरे गुस्से से बोलता है, हम पिता और बेटी ने देश के लिए इतना योगदान किया है, इसके बावजूद भी आखिर में सम्राट ऐसा क्यों कर रहे हैं? सम्राट चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को कैपिटल सिटी में भेजूं, और यहाँ तक कि साहिल वेदा से उसकी शादी भी करवाऊं। उद्धरण चिन्ह। दक्ष रावत का गुस्सा देखकर एम्बेसडर लोकेश का दिल धक से बैठ जाता है। उसने दक्ष रावत के गुस्से से होने वाले बुरे परिणामों के बारे में बहुत ही ज्यादा सुना हुआ था। उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वह अपने गुस्से के चलते रॉयल ऑर्डर को ही स्वीकार करने से आज इनकार कर देगा। एम्बेसडर लोकेश जल्दी से पैनिक करते हुए बोलता है, सम्राट ने मिस समीक्षा के सिचुएशन संभालने की तकनीकों के बारे में बहुत सुना है कि वह तकनीकें सिचुएशन के हिसाब से काफी कारगर होती हैं, जिसके चलते ही सम्राट मिस को कैपिटल सिटी में बुलाकर उसे ज़िया साम्राज्य के लिए और ज्यादा ट्रेन करना चाहते हैं। और रही बात साहिल वेदा की, तो वह प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, जिनकी फैमिली की ताकत के बारे में कौन नहीं जानता। सम्राट ने मिस समीक्षा के लिए कैपिटल सिटी में सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढा है। उद्धरण चिन्ह। शादी की बात को सुनते ही समीक्षा रावत की आंखों में अकेलेपन और दुख की एक रोशनी चमक उठती है, जिससे उसके इस शादी के खिलाफ होने का साफ साफ पता चल रहा था।
शादी के खिलाफ होने के बावजूद भी समीक्षा अपने पिता के हाथ को पकड़ लेती है, जो अभी सामने खड़े एम्बेसडर पर अपनी चाल चलने ही वाले थे। दक्ष रावत अपनी बेटी की तरफ देखता है और उन दोनों की आंखें मिलती हैं। समीक्षा रावत प्यार से बोलती है, पापा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि महाराज ने हमारे बारे में इतना सोचा। और तो और साहिल वेदा का फैमिली बैकग्राउंड भी आपकी बेटी के लिए उससे शादी करने के लिए काफी है। उद्धरण चिन्ह। पिताश्री, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? एक आदमी जब ज्यादा उम्र का हो जाता है तो उसे अपनी फैमिली शुरू कर लेनी चाहिए, और जब लड़कियों की सही उम्र आती है तो उन्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। यही इस दुनिया की रीत और लॉजिक है। सम्राट मेरे और आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर समीक्षा एम्बेसडर लोकेश की तरफ मुड़ते हुए एक स्माइल के साथ बोलती है, एम्बेसडर लोकेश, समीक्षा रावत अपने पिता की तरफ से आपको धन्यवाद बोलती है। एम्बेसडर लोकेश, अब शायद आपको पहले यहाँ से जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा की बात से यह साफ साफ पता चल रहा था कि वह एम्बेसडर लोकेश को यहाँ से भागना चाहती है। एम्बेसडर लोकेश जल्दी से रॉयल ऑर्डर को समीक्षा को पकड़ा कर वहां से दक्ष रावत की मौत भरी नजरों में जल्दी से चला जाता है। लोकेश के जाने के बाद भी दक्ष रावत अपनी आंखों में मारने की इच्छा लिए अपने दांतों को पीसकर समीक्षा रावत से पूछता है, तुमने मुझे रोका क्यों? उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलती है, पिताश्री, अगर आपने आज रॉय ऑर्डर को अमान्य कर भी दिया तो इससे क्या हो जाएगा? क्या आप एम्बेसडर लोकेश को मारकर सीधा सीधा विद्रोह करना चाहते हैं? विद्रोह कर एक डाकू बनना चाहते हैं? या पीठ मोड़कर दुश्मनों के साथ जुड़ना चाहते हैं? आप कुछ भी क्यों ना कर लें, हमारा अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष रावत गुस्से में बोलता है, पर मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत अपने पिता को शांत करते हुए बोलती है, पिताश्री, एक जनरल को कभी भी बाहरी चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। पिताश्री, मैंने अभी ज़िया साम्राज्य के लिए 5 लाख यमा साम्राज्य के दुश्मनों को मारकर इतना बड़ा योगदान दिया है, पर इसके बावजूद भी मुझे अपने ही देश के लोगों से ताने सुनने को मिल रहे हैं। इस वक्त पिताश्री की बागी प्रवृत्ति के कारण सम्राट को आपके धोखा देने की चिंता लगी रहती है, और अगर अब मैं कैपिटल सिटी में चली जाती हूँ तो महाराज की यह चिंता दूर हो जाएगी। यह आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त यह सब बोलते हुए समीक्षा रावत की आवाज बहुत ही ज्यादा शांति से भरी हुई थी, जैसे कि वह अपने बारे में ना बात करके किसी और के बारे में बात कर रही है। दक्ष रावत अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, पर मुझे साहिल वेदा के बारे में ये पता है कि वह कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है। कैपिटल सिटी में यहाँ तक कि उसके पिता सौरभ वेदा भी अपनी भ्रष्टता के लिए हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। वो इंसान पैसे और ताकत के पीछे बहुत लालची है, यहाँ तक कि वह देश की आम जनता के लोगों को भी अपनी लालच से लूट खाता है। दोनों बाप बेटे अपने बुरे कामों के लिए कैपिटल सिटी में बहुत प्रसिद्ध हैं। बेटी, तुम ऐसे शख्स के साथ कैसे शादी कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत स्माइल करते हुए बोलती है, पिताश्री, मैं शादी करूं चाहे ना करूं यह अभी किसी को भी नहीं पता है। जब मैं कैपिटल सिटी में पहुंचूंगी और अगर ये देखूंगी कि वह लड़का बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो मैं सम्राट से खुद शादी कैंसिल करने की विनती करूंगी। पर अगर पिताश्री रॉयल ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश की तो इसका परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त साहिल वेदा और समीक्षा रावत दोनों ही एक जैसा सोच रहे थे। उन दोनों को ही एक दूसरे से शादी नहीं करनी थी। साहिल वेदा अपनी फैमिली के भविष्य को बचाने के लिए समीक्षा रावत से शादी नहीं करना चाहता था, और समीक्षा रावत साहिल वेदा जैसे बिगड़े हुए टैलेंटलेस शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या समीक्षा रावत और साहिल वेदा अपनी शादी को टाल पाने में कामयाब हो पाएंगे, या किस्मत में लिखा है उन दोनों का जुड़ना? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। चैप्टर 6 पब्लिक रिएक्शन, फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 6 पब्लिक रिएक्शन। कोष्टक, कैपिटल सिटी, प्राइम मिनिस्टर निवास। साहिल वेदा के अंदर बुलाते ही वह तीनों बैठ जाते हैं। बैठते ही ऋषभ शाह बैंक के नोट्स को निकाल कर टेबल पर रख देता है जो उसने यहाँ आने से पहले तैयार किए थे, और एक स्माइल के साथ बोलता है, भाई साहिल, ये तुम्हारी मेडिकल फीस जिसके बारे में हमने आखिरी बार डिस्कस किया था, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो। उद्धरण चिन्ह।
साहिल उन बैंक नोट्स को बिना गिने ही उठाकर अपने पास रख लेता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, भाई ऋषभ और सेकंड प्रिंस का मेरे घर ऐसे एक साथ आ जाना सच में बहुत ही रेयर बात है। पिछली बार जब हम मिले थे तब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम दोनों को 100 फ्लावर पवेलियन लेकर जाऊंगा और वहां जाने का आज से बेस्ट दिन कोई भी नहीं हो सकता है। मैंने सुना है कि आज ही वह दिन है जब मैडम मिस यादवी अपने आवास को छोड़कर बाहर आएंगी। हमें उनकी खूबसूरती को देखने के लिए जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात को सुनते ही ऋषभ शाह सेकंड प्रिंस को आस भरी आंखों से देखता है। मैं सच में वहां जाना चाहता था। उद्धरण 100 फ्लावर पवेलियन कैपिटल सिटी के 4 सबसे बड़े मनोरंजन स्थलों में से एक था और मिस यादवी इसी 100 फ्लावर पवेलियन की 3 साल से मैडम थी। इन 3 सालों में अनगिनत उच्च रैंकिंग ऑफिशियल्स और कुलीन वंशजकों ने मैडम के साथ अंतरंग होने की अपनी इच्छाओं को बहुत जताया, पर ये उनकी बदकिस्मती थी कि मिस यादवी ने कभी अपने आवास को छोड़ा ही नहीं। और आखिर आज वह दिन था जब मिस यादवी अपने आवास से पहली बार कदम बाहर रखने वाली थी। वहीं साहिल वेदा की बात को सुनकर और ऋषभ शाह की नजरों का मतलब समझकर सेकंड प्रिंस थोड़ा हिचकिचाने लगता है। उसने हमेशा यही जताने की कोशिश की है कि वह अपने असूलों का सच्चा और अच्छा आदमी है। वह हमेशा से ही अपने शब्दों पर अमल करने वाला रहा था। वह सदा अपनी इज्जत को भी बना कर रखता था और अक्सर ऐसी चमक धमक वाली जगह से दूर रहता था। और यह सब उसके राजगद्दी को पाने के चांसेस को बढ़ाने के लिए था। पर सामने जिस व्यक्ति ने इस बार वहां जाने का ये सुझाव दिया था, वह साहिल वेदा था। एक शख्स को ये पता होना चाहिए कि सौरभ वेदा के हाथों में पूरे रॉयल कोर्ट की पावर है। ऑफ कोर्स उसकी इस पावर के खिलाफ उसके दुश्मन तो थे ही, पर इसके बावजूद भी आज तक उसका पूरे जिया साम्राज्य में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। अगर उसके पास सौरभ वेदा जैसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल का सपोर्ट होगा तो सफलता के रास्ते पर चलने के लिए यह बिना किसी शक के उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। साहिल वेदा को अपनी तरफ करने का यह मतलब नहीं था कि सौरभ वेदा भी उसी की तरफ होगा, पर आखिर में साहिल वेदा बेटा तो सौरभ वेदा का ही था, जिसके कारण सौरभ वेदा ना चाहते हुए भी उसी की साइड रहेगा। फिर बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद, फायदे और नुकसान को तोल लेने के बाद, सेकंड प्रिंस स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ चलो चलते हैं। हमें इस ग्रैंड इवेंट का हिस्सा बनना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा को अपने सपोर्ट में लेने के लिए वह अपनी पब्लिक इमेज को भी साइड में रखने को बिल्कुल तैयार था। साहिल वेदा हल्के से स्माइल करते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, आज रात को 100 फ्लावर पवेलियन में मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही ऋषभ शाह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इस बार उसके साहिल वेदा से पंगा लेने की वजह से उसे 1 मिलियन सिल्वर मुद्राओं का भुगतान करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसके पिता का खजाना लगभग पूरा खत्म ही हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पिता ग्रैंड प्रिंस ने उसकी जेब खर्ची को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इस वक्त उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिसके चलते वह अकेले 100 फ्लावर पवेलियन में भी नहीं जा सकता था। प्लान डिसाइड होने के बाद ऋषभ शाह और सेकंड प्रिंस प्राइम मिनिस्टर निवास से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही ऋषभ शाह हंसते हुए बोलता है, उस हरा मी ने मुझसे बहुत ही ज्यादा पैसे लूटे हैं, अब बारी मेरी है उसके पैसों पर मजे करने की। उद्धरण चिन्ह। सेकंड प्रिंस अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलता है, मेरे हिसाब से तो तुम्हें अपने दिमाग में साहिल के खिलाफ बिल्कुल भी विचार नहीं लाने चाहिए। मेरे पिता श्री सौरभ वेदा पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि उन्होंने सौरभ वेदा को उसके भ्रष्ट कामों के लिए आज तक सजा नहीं दी है। मेरे पिता के दिल में उसकी पोजीशन को कोई भी कम समय के अंदर नहीं हिला सकता। अब जब तुमने ऑलरेडी 1 मिलियन मुद्राओं को खर्च कर दिया है तो तुम्हें भी साहिल वेदा के साथ अब पक्की दोस्ती कर लेनी चाहिए। भविष्य में तुम जब भी इंपीरियल कोर्ट के ऑफिशियल बनोगे, तब तुम्हारे पास निर्भर होने के लिए हमेशा ही वेदा फैमिली का सपोर्ट रहेगा। उद्धरण चिन्ह। सेकंड प्रिंस की बातों को सुनते ही ऋषभ शाह के चेहरे से वह स्माइल तुरंत ही गायब हो जाती है। कुछ समय की शांति के बाद वह अपने सर को सीरियसली हाँ में हिलाते हुए बोलता है, दूसरे भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं अब से साहिल वेदा के खिलाफ जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ शाह को सिचुएशन समझते देख सेकंड प्रिंस अपने सर को संतुष्टि से हाँ में हिलाता है। यह अच्छा था कि उसके साथ वाला व्यक्ति सिचुएशंस को समझने वाला था। अभी सेकंड प्रिंस ने अपने सर को संतुष्टि से हाँ में हिलाया ही था कि ठीक अगले ही पल उसके चेहरे पर कुछ याद आते ही एक नटखट मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, मेरे पास अभी तुम्हें बताने के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है।
जो अब तक कैपिटल सिटी में फैली नहीं है। तुम्हें ये खबर सबसे पहले जानने के लिए अपने आप को किस्मत वाला समझना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ शाह जल्दी से ना इंतजार करते हुए बोलता है, दूसरे भाई प्लीज सस्पेंस मत क्रिएट करो, मुझे बता दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। सेकंड प्रिंस अपने सर को तुरंत ही ना में हिलाते हुए बोलता है, इस बात को सीक्रेट रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह कोई छुपाए रखे जाने वाली न्यूज नहीं है। मेरे पिताश्री ने दक्ष रावत की बेटी समीक्षा रावत की शादी साहिल वेदा के साथ फिक्स कर दी है। समीक्षा रावत अब एक ऑफिशियल के तौर पर कैपिटल को ज्वाइन करने वाली है। वह जल्द ही कैपिटल सिटी में आने वाली है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ शाह का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये न्यूज उस बेचारे के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। पर फिर कुछ पलों बाद अपने आप को संभालने के बाद वह अचानक से हंसते हुए बोलता है, अरे तुम्हें याद है उसने आखिरी बार क्या बोला था? जो भी उससे शादी करेगा उसे रोज आधी रात में जागकर अपने सर को चेक करना पड़ेगा। उसके शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अब क्या उसी को रोज आधी रात को जगकर अपने सर को चेक करके देखना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त इस खबर को जानकर ऋषभ शाह को फ्यूचर में होने वाली साहिल वेदा की दुर्दशा के बारे में सोचकर अंदर से बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। सेकंड प्रिंस भी ऋषभ के साथ हंसने लगता है। अभी दोनों एक दूसरे के साथ हंस ही रहे थे कि तभी अचानक से सेकंड प्रिंस ऋषभ शाह से सवाल करता है, पर क्या तुम्हें पता है सम्राट ने यह शादी क्यों फिक्स की है? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। ये सवाल सुनते ही ऋषभ शाह के चेहरे से एक बार फिर से स्माइल गायब हो जाती है और गहन विचार में उसकी भौहें आपस में जुड़ जाती हैं। कुछ पल गहन विचार विमर्श करने के बाद वह हिचकिचाते हुए बोलता है, हम इस शादी से सौरभ वेदा और दक्ष रावत एक दूसरे के समधी बन जाएंगे, जिसके कारण सौरभ वेदा के पास आर्मी का सपोर्ट भी आ जाएगा और उसकी ताकत भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इन सब के पीछे सम्राट का कारण अपने अति विश्वासी सौरभ वेदा को फायदा पहुंचाकर उसे खुश करना है। उद्धरण चिन्ह। सेकंड प्रिंस संतुष्टि से अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, ये सभी कारणों में से एक कारण है, पर मेन कारण दक्ष रावत, जो उत्तरी बॉर्डर पर सुरक्षा करते हुए सैन्य बल को अपनी मुट्ठी में रखता है, उसकी इकलौती फैमिली मेंबर प्यारी बेटी को कैपिटल सिटी में बुलाकर दक्ष रावत को राजा के खिलाफ बगावत करने से रोकना है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद फिर वह स्माइल करते हुए बोलता है, ये सब राजनीति तो ठीक है, पर इन सब में जिसको सबसे ज्यादा सहना पड़ेगा वह साहिल वेदा ही होने वाला है। अगर उसने इस औरत से शादी कर ली तो आज के बाद शायद वह कभी 100 फ्लावर पवेलियन में नहीं जा पाएगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं इस समय तक महाराज द्वारा फिक्स की गई समीक्षा रावत और साहिल वेदा की शादी की खबर कैपिटल सिटी के सभी उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। क्राउन प्रिंस के निवास में क्राउन प्रिंस और ग्रैंड रॉयल टीचर विपिन शाह साथ में बैठे हुए थे। नोट: क्राउन प्रिंस टाइटल का धारक प्रिंस अगला राजा बनने का उत्तराधिकारी होता है। कोष्टक: क्राउन प्रिंस सेकंड प्रिंस से सिर्फ कुछ साल ही बड़ा था। उसकी आंखें लंबी और थोड़ी छोटी थी, जिससे वह हर वक्त सीरियस और उदास ही नजर आता था। वहीं दूसरी तरफ विपिन शाह के बाल पूरी तरह से सफेद थे। वह इस साल 76 साल का हो चुका था, पर इसके बावजूद भी वह काफी ज्यादा जवान और गर्म दिल लग रहा था। और इन सब का धन्यवाद जाता था उसकी कल्टीवेशन को। वैसे उसे एक्सपर्ट तो नहीं कहा जा सकता था, पर उसका शरीर नॉर्मल मनुष्य से काफी ज्यादा ताकतवर था। विपिन शाह बोलता है, आज सेकंड प्रिंस ऋषभ शाह के साथ माफी मांगने के लिए गिफ्ट लेकर साहिल वेदा के घर पर गया था। मैंने सुना है कि साहिल वेदा ने ग्रैंड प्रिंस से पूरी 1 मिलियन मुद्राएं निकलवा ली हैं। उद्धरण चिन्ह। क्राउन प्रिंस अपनी नाक को सिकोड़ते हुए बोलता है, वो साहिल वेदा बिल्कुल जंगली है, जो कानूनों का बिल्कुल भी पालन नहीं करता है। उसका पिता सौरभ वेदा भी बहुत ही ज्यादा लालची और धूर्त है। अब देखो अपनी ताकत से वो गंदी चाल चलते हुए प्रिंस से भी पैसों को लूट रहे हैं। अभी उनका बहुत ही ज्यादा हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्राउन प्रिंस सौरभ वेदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसके हिसाब से सौरभ वेदा पैसों के लिए लालची था, जो पैसों के लिए कोई भी गलत काम कर सकता था, जिसके बारे में पूरे जिया साम्राज्य को अच्छे से पता था। विपिन शाह अपने सर को गहरी सांस छोड़ते हुए निराशा में हिलाते हुए बोलता है, एक लड़कर लूट रहा है और एक अपनी मर्जी से लुटवा रहा है। अगर क्राउन प्रिंस इस बारे में सम्राट को भी सूचित करते हैं तो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। सौरभ वेदा हर बार की तरह इस बार भी इस मामले से बिना कोई सबूत पीछे छोड़े आराम से बिल्कुल साफ सुथरा रहकर निकल जाएगा।
इतने सालों में ना जाने कितने लोगों ने उसे फंसाने की कोशिश की है, पर देखो अभी भी वह रॉयल कोर्ट में कैसे सर उठाकर नंबर 1 की पोजीशन पर खड़ा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। क्राउन प्रिंस भी अफसोस भरी सांस छोड़ते हुए असहाय होकर बोलता है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि पिता श्री सौरभ वेदा को इतना भाव क्यों देते हैं। क्यों उसे सभी ऑफिशियल्स का हेड बना रखा है। अगर मैं राजगद्दी पर होता तो मैं उस सौरभ वेदा को उसकी औकात जरूर दिखा देता। उद्धरण चिन्ह। क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनते ही विपिन शाह पैनिक करते हुए जल्दी से बोलता है, प्रिंस अपनी आवाज को नीचे रखिए, कहीं कोई सुन न ले। सम्राट अभी भी अपनी पूरी ताकत में है और आपकी क्राउन प्रिंस की पोजीशन भी अभी तक पक्की नहीं हुई है। उस सौरभ वेदा पर सम्राट पूरे तरीके से विश्वास करते हैं, जिसके चलते अगर वह इंसान आपका दुश्मन बन गया तो मुझे डर है कि ज़िया साम्राज्य में पक्का कुछ बहुत ही बड़ा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। फिर विपिन शाह अपने चेहरे पर चिंता लिए आगे बोलना जारी रखता है, सेकंड प्रिंस पक्का आज साहिल वेदा के पास उसे अपना दोस्त बनाने के लिए गया होगा। हालांकि वो साहिल बिगड़ा हुआ, लापरवाह, बागी व्यक्तित्व का मालिक है, पर आखिर में वह है तो सौरभ वेदा का सबसे छोटा और प्रिय बेटा ही। उसने अब तक जितनी भी बड़ी परेशानियां खड़ी की हों, मैंने आज तक कभी भी उसको सजा मिलते हुए नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। और तो और महाराज ने उसकी शादी को समीक्षा रावत के साथ भी तय कर दिया है, जिसके चलते अब शायद सेकंड प्रिंस साहिल से दोस्ती करके सौरभ वेदा के साथ साथ दक्ष रावत को भी अपनी तरफ करना चाहेगा। उद्धरण चिन्ह। क्राउन प्रिंस दांतों को पीसते हुए बोलता है, मेरे दूसरे और तीसरे भाइयों, तुम अपने बुरे इरादों से बाज नहीं आओगे ना। तुम दोनों हरा म्यू क्या बस एक बेकार अमीर प्रिंस बनने पर ध्यान नहीं दे सकते? क्या तुम्हारा मुझसे लड़ाई करना जरूरी है? क्या वह ये सोचते हैं कि वह मुझसे राजगद्दी को ले पाएंगे? उद्धरण चिन्ह। क्राउन प्रिंस के हिसाब से वह सबसे बड़ा बेटा था, जिसके हिसाब से उसकी आंखों में राजगद्दी उसी की होनी चाहिए। विपिन शाह गहरी सांस छोड़ते हुए मन में बोलता है, ताकत राजगद्दी को पाने का संघर्ष इस दुनिया की सबसे ज्यादा निर्दयी चीज होती है। उद्धरण। आखिर तक कोई भी असतर्कता नहीं दिखा सकता। उद्धरण। महामहिम क्राउन प्रिंस, आपको राजगद्दी प्राप्त करने तक सौरभ वेदा की फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। वह इंसान बहुत ही ज्यादा धूर्त, निर्दयी और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वाला शख्स है। उससे दुश्मनी करके आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। क्राउन प्रिंस कोई बुद्धू नहीं था। वह ये सुनकर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, मुझे पता है, जब तक मैं सिंहासन पर चढ़ नहीं जाता तब तक मुझे उसके साथ बनाकर रखनी पड़ेगी और सभ्य तरीके से बर्ताव करना पड़ेगा। पर सिंहासन पर विराजमान होने के बाद मैं अपने सभी हिसाबों को उससे बराबर करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ जनरल विराज के निवास में एक बढ़िया बॉडी वाला यंग लड़का गुस्से में उस टेबल को एक तरफ से पलट देता है, जिस टेबल की दूसरी तरफ कोई और नहीं बैठा था ज़िया साम्राज्य का फेमस आर्मी जनरल कमल विराज, जो अकेले ही दक्ष रावत के साथ दो दो हाथ करने की हिम्मत रखता था। अभी इसी की वजह से बार बार ज़िया साम्राज्य के नंबर 1 जनरल का नाम बदलते रहता है। वह यंग लड़का गुस्से से दहाड़ते हुए बोलता है, क्यों, आखिर क्यों महाराज ने समीक्षा की शादी उस बेकार साहिल वेदा के साथ तय की? उद्धरण चिन्ह। कमल विराज अपनी भौं को आपस में जोड़ते हुए गुस्से से बोलता है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इस घर में टेबल को पलटने का अधिकार है? मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें ये बताना है कि जब से समीक्षा रावत कैपिटल सिटी में एंटर कर जाएगी, तब से तुम्हें उससे दूर रहना है। मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ। दक्ष रावत और समीक्षा रावत वह आग नहीं है जिससे तुम खेल सकते हो। संभल जाओ वरना जला दिए जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ये सामने बैठा यंग लड़का कमल विराज का बेटा कुंवर विराज था। फैमिली में कुंवर विराज के अलावा अगर कोई भी उसके सामने टेबल पलटने की हिम्मत करता तो वह उस शख्स की टांगे तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या अब अल्टीमेट लव ट्रायंगल की शुरुआत होगी, या ये लव ट्रायंगल शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। चैप्टर 7 लाखों मुद्राओं की खुलेआम लूटपाट, फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 7 लाखों मुद्राओं की खुलेआम लूटपाट। कोष्टक। आज शाम के समय 100 फ्लावर पवेलियन कैपिटल सिटी में सबसे अलग ही चमक रहा था। ये जगह एक आदमी के खेलने का मैदान थी।
कैपिटल सिटी में चारों मनोरंजन स्थलों में से एक होने का यह मतलब नहीं था कि यह मनोरंजन स्थल सिर्फ एक बिल्डिंग तक ही सीमित था, बल्कि इस मनोरंजन स्थल ने तो एक पूरी मेन रोड को ही अपने कब्जे में लिया हुआ था। इस रोड के दाएं और बाएं साइड में जो घर थे, वह 100 फ्लावर पवेलियन के मेंबर्स के घर थे, जहां अनगिनत खूबसूरत औरतें निवास करती थी। इस समय इस रोड पर साहिल वेदा, ऋषभ शाह और सेकंड प्रिंस एक साथ आसपास के भव्य नज़ारों को देखते हुए चल रहे थे। उन तीनों के पीछे सैम पंडित और सेकंड प्रिंस का गार्ड कश्यप मलिक भी चल रहे थे। ऋषभ शाह सेकंड प्रिंस को आसपास के नज़ारे दिखाते हुए उत्साहित होकर बोलता है, यहाँ टोटल 100 बिल्डिंगें पवेलियन हैं, जो 100 फ्लावर पवेलियन में आती हैं। और हर एक पवेलियन में एक मैडम निवास करती है और इन सब मैडमों की हेड जिस पवेलियन में रहती है, वह प्योर हॉट पवेलियन है, जो 100 फ्लावर पवेलियन के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त 100 फ्लावर पवेलियन की हेड मैडम कोई और नहीं, मिस यादवी हैं। वह न केवल सिर्फ आकर्षक और धड़कने चुकने जितनी सुंदर हैं, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। पिछले कुछ सालों में अनगिनत हैंडसम, टैलेंटेड और जीनियस यंग मास्टर्स ने अपनी इच्छाओं को मैडम यादवी के लिए जताया है, पर उनमें से कोई भी आज तक उनके पास तक नहीं पहुंच पाया है, फिर चाहे उन्होंने कितनी ही ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल क्यों ना कर लिया हो। और आज जब आखिरकार वह अपने निवास को छोड़कर सबके सामने आने वाली है, तो 100 फ्लावर पवेलियन की सभी मैडमें आज मैडम मिस यादवी की शोभा को बढ़ाने के लिए प्योर हॉट पवेलियन में गई हैं। उद्धरण चिन्ह। सेकंड प्रिंस अपने सर को ना हिलाते हुए बोलता है, मैंने आज तक बहुत सी खूबसूरती को देखा है, इसमें इतना क्या खास है? क्या उसके लिए आखिर इतने तामझाम और सस्पेंस को बनाने की जरूरत थी? उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा स्माइल करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स नहीं, यादवी बस एक खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की ही है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि 100 फ्लावर पवेलियन में सबसे ज्यादा टैलेंटेड वह हो, जिस कारण से ही इतना सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। और वैसे भी लोग तो होते ही आसानी से बहकने वाले। अब इतने तामझाम के बाद उसे बेस्ट बताया जा रहा है, तो सभी लोग उसको उसी तरह से इमेजिन किए जा रहे हैं। पर आखिर में वह 100 फ्लावर पवेलियन का बॉस ही है जिसने मिस यादवी को इस पोजीशन पर प्रमोट किया है। उद्धरण चिन्ह। 3 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, और देखो कितने लोगों की उसको पाने की प्यास अभी भी बरकरार है, जिसके चलते आज रात को जो भी मिस यादवी को हासिल करेगा, उसका आज रात के बाद नाम पूरी कैपिटल सिटी में गूंजेगा और सभी लोग उसे जलती हुई निगाहों से देखेंगे। तुम बस देखना कि आज रात कैसे मिस यादवी को सामने लाने के बाद जिन पैसों की कमाई होने वाली है, वह पैसे 3 सालों से सामने ना आने की भरपाई एक ही बार में कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। सेकंड प्रिंस एक अफसोस भरी गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, तो मतलब आखिर में ये सब सिर्फ एक बिजनेस ही है। उद्धरण चिन्ह। प्रिंस की बात को सुनकर साहिल अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है वह बॉस वहां पर क्यों बैठा हुआ है? क्या उसके पास करने को कुछ और अच्छा नहीं था? उसने अपने पवेलियन के द्वार गेस्ट के लिए उनसे पैसे कमाने के लिए ही खोले हैं। अगर उसको पैसे ही नहीं कमाने थे तो वह भला इतना तामझाम करने की इतनी मुश्किलों से क्यों गुजरता? इससे अच्छा यह नहीं था कि वह लेट से द्वार खोले और जल्दी से बंद कर ले। उद्धरण चिन्ह। ये सब बोलते हुए साहिल वेदा की आवाज में सेकंड प्रिंस के लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी, पर इसके बावजूद भी सेकंड प्रिंस को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वह जोर जोर से हंसते बोलते हैं, भाई साहिल तुम्हारी बातों में दम तो है। उद्धरण चिन्ह। और ऐसे ही बातें करते हुए वह तीनों प्योर हॉट पवेलियन पर पहुंच जाते हैं। पवेलियन पर पहुंचते ही सबसे पहली चीज वह गेट के सामने रखे एक बड़े डब्बे को देखते हैं, जिसके साइड में एक अटेंडेंट दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। उस बड़े डब्बे के ऊपर एक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, आज 100 फूलों की लीडर मिस यादवी अपने आवास को छोड़कर सबके सामने आने वाली हैं, जिसके लिए आज एक ग्रैंड इवेंट रखा गया है, जिस कारण जो भी आज प्योर हॉट पवेलियन में एंटर करना चाहता है, उसे एंटर करने से पहले 5000 चांदी की मुद्राओं का भुगतान करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ शाह शॉक्ड होते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, यहाँ तक कि एक नॉर्मल मैडम के साथ एक रात गुजारने के लिए भी इससे कम देना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा स्माइल करते हुए बोलता है, यही कारण था मेरे द्वारा बोले गए पहले के शब्दों का, कि अपने 3 साल के नुकसान की भरपाई ये आज एक ही रात में करने वाले हैं। इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करने के बाद अगर आज यहाँ पर सिर्फ 100 लोग भी एंटर करते हैं, तो आज सिर्फ एंट्री फीस से ही ये 5 लाख चांदी की मुद्राएं कमा लेने वाले हैं। तुम्हारे पिता इतने सालों से प्रिंस हैं, पर मुझे डर है कि वह भी एक रात में इतना नहीं कमा सकते।
उद्धरण चिन्ह। ऋषभ शाह इस बात से नाखुश होते हुए बोलता है, तुम बोल तो ऐसे रहे हो कि तुम्हारे पिता प्राइम मिनिस्टर एक रात में इतना कमा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा उसको नीचली नजरों से देखते हुए बोलता है, मेरे पिताश्री की लालच तुम्हारी सोच से भी परे है। आइंदा कभी उनका मुकाबला पैसे कमाने में किसी से भी मत करना, हर बार मुंह की खाओगे। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ शाह के शब्द उसके गले में ही फंस जाते हैं। वह जल्दी से सेकंड प्रिंस की तरफ देखता है, जिसकी तरफ देखकर उसे यह पता चलता है कि सेकंड प्रिंस उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह तो आसपास उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। फिर तीनों आगे बढ़ जाते हैं, जहां साहिल वेदा 15,000 चांदी की मुद्राओं के बराबर बैंक नोट्स उस अटेंडेंट को पकड़ा देता है, जिसके बाद वह अटेंडेंट उसे में एंट्री टोकन दे देता है, जिसको लेते ही वह तीनों पवेलियन के अंदर चले जाते हैं। वही बात रही सैम पंडित और कश्यप मलिक की, तो वह दोनों ही बाहर इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वह तीनों प्योर पवेलियन में एंटर करते हैं, वैसे ही फूलों की ताजी खुशबू उनकी नाक में घुस जाती है। उनके कानों में वीणा और सितार की मधुर धुन सुनाई देने लगती है। इस वक्त चारों दिशाओं को फूलों और चमकने वाली चीजों से सजे हुए देखा जा सकता था। अंदर घुसते ही वह तीनों अपने टोकन के हिसाब से अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही वहां पर बहुत ही ज्यादा सुंदर नौकरानी उन्हें चाय और मिठाइयां सर्व करने के लिए आ जाती है। नौकरानी की इस अति सुंदरता को देखते हुए सेकंड प्रिंस हैरानी से अपने सर को झटकते बोलता है, अगर नौकरानी ही इतनी सुंदर है तो मैं अब ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि मिस यादवी कैसी दिखती होंगी। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वह अपने सर को ना में हिलाते हुए बोलता है, मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी उसे आज तक कभी नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा हमेशा से ही बिल्कुल सीधा इंसान रहा था, जिसे फालतू की चीजों पर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे ऐसी औरतों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था जो मिस यादवी जैसी घमंडी हो, जिसके कारण ही उसने आज तक उसे सामने से देखने की जहमत नहीं उठाई थी। बीतते वक्त के साथ साथ और भी लोग बिल्डिंग में एंटर करते जा रहे थे, जिनका कुछ मैडमों ने अपनी अपनी स्किल्स से मनोरंजन करना शुरू कर दिया था। सितार बजते हैं, डांस होता है, कविता बोली जाती है और इसी तरह मनोरंजन जारी रखा जाता है। फिर आखिर में बताए गए समय पर स्टेज पर खड़ी एक औरत की आवाज चारों दिशा में गूंज उठती है, चलिए स्वागत करते हैं 100 फूलों की हेड मिस यादवी का। उद्धरण चिन्ह। स्टेज के पीछे एक अंधेरे कमरे में से यादवी चलकर सबके सामने आती है, जिसको देखते ही सभी की आंखें चमक उठती हैं। यादवी को सामने देखकर साहिल, जिसने धरती की टॉप मॉडल को फुल मेकअप के साथ देखा हुआ था, वह भी एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकता था। ये मिस यादवी सच में अद्वितीय सुंदरता का प्रतीक थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस में उसकी मासूमियत साफ साफ झलक रही थी, पर इसके बावजूद भी उसके एक्सप्रेशंस में सबको रिझाने की एक अदा भी मौजूद थी। और रही बात उसके फिगर की, तो वह पतला, घुमावदार और परफेक्टली हॉट था। उसको एक बार देखने से ही एक हेल्दी आदमी की इच्छाएं जाग सकती थी। सेकंड प्रिंस का मुंह खुला रह जाता है। अति सुंदर। उद्धरण चिन्ह। वह बड़बड़ाते हुए बोलता है, कितनी अफसोस की बात है कि वह इस जगह की मैडम है। ये सच में बुरा है, बहुत बुरा है। उद्धरण चिन्ह। यादवी स्टेज पर खड़े होकर सभी बैठे हुए लोगों पर अपनी नजरें दौड़ाती है। वह इस वक्त सभी की आंखों में जलती हुई इच्छाओं का सैलाब देख सकती थी, जो उसको कभी भी पूरी तरह से निगलने को बिल्कुल तैयार था। इस वक्त इन इच्छाओं के सैलाब को देखते हुए वह दिल में पीड़ा को महसूस कर सकती थी। ये दिन आखिर आ ही गया। एक बार उसने अपने निवास को छोड़ दिया तो जब तक उसे यहाँ से कोई कीमत अदा करके छुड़ा कर नहीं ले जाता, तब तक के लिए उसे आदमियों का एक खिलौना बनकर रहना पड़ना था। यादवी को खुद को दिखा लेने के बाद उसे अपने कमरे में फिर से भेज दिया जाता है। इस वक्त स्टेज पर एक ही औरत रह गई थी। वह अपनी रिझाने वाली आवाज में बोलती है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने मिस यादवी की सुंदरता को अच्छे से देख लिया होगा। आज वह दिन है जब वह अपने निवास को छोड़कर पवेलियन ज्वाइन करने वाली हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने मिस को किसी भी हालत में पाने का सोच लिया होगा, और आपकी इसी सोच को पूरा करने के लिए, मतलब मिस को पाने के लिए, अब मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ। आज के पहले राउंड का नाम सीक्रेट गिफ्ट ऑफ गोल्ड है, जिस राउंड में आपको एक एक एनवेल्प दिया जाएगा, जिन पर आपको अपना नाम लिखकर अपने बैंक नोट्स को एनवेल्प के अंदर डालना है, जिसके आखिर में जो भी टॉप 20 लोग एनवेल्प में ज्यादा बैंक नोट्स डालने वाले होंगे, उन्हें अगले राउंड में जाने का मौका दिया जाएगा।
और हाँ, ये ध्यान रखना कि एनवेल्प में डाले हुए पैसों को लौटाया नहीं जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना कि तुम कितने पैसे एनवेल्प में डाल रहे हो। उद्धरण चिन्ह। सामने खड़ी होस्ट की बात को सुनते ही साहिल वेदा अपने मन में बोलता है, वाओ क्या बात है, कितनी धूर्त चाल है। उद्धरण। वहीं ऋषभ शाह दांतों को पीसते हुए बड़बड़ाकर बोलता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। अगर जो लोग भी टॉप 20 में नहीं आते हैं और हार जाते हैं, उनके पैसे भी वापस नहीं लौटाए जाएंगे। यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं, किसको पता कि बॉस को सिर्फ इसी से कितने ज्यादा पैसे प्राप्त हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। और यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि यहाँ मौजूद लगभग सभी लोगों के दिलों में यादवी को पाने की इच्छा जाग चुकी थी, जिसके कारण बिना ये जाने कि दूसरे लोग कितना पैसा एनवेल्प में डालने वाले हैं, ये जाने बिना ही सभी अंधा पैसा जीतने की कोशिश करते हुए एनवेल्प में डालने वाले हैं। अगर सिर्फ यही राउंड होता तो पैसे डालने में कोई हर्ज भी नहीं था, पर ये तो अभी सिर्फ पहला ही राउंड था, अभी दूसरा राउंड भी होना बाकी था। फिर पहला राउंड शुरू होता है। नौकरानियों के द्वारा दिए जा रहे एनवेल्प को लेने से सेकंड प्रिंस और ऋषभ शाह आराम से मना कर देते हैं। ऋषभ शाह तो पैसे ना होने की वजह से मना कर रहा था, पर सेकंड प्रिंस जो यहाँ सिर्फ साहिल के कहने पर आ गया था, उसके लिए इन जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेना बहुत ही शर्मनाक था। वहीं साहिल एनवेल्प को ले लेता है और उनमें बिना ज्यादा ध्यान दिए बैंक नोट्स को डालकर उस पर अपना नाम लिखकर वापस नौकरानी को दे देता है। फिर कुछ ही देर में भरे हुए एनवेल्प्स होस्ट के पास स्टेज पर आ जाते हैं। पवेलियन में मौजूद काफी लोगों ने इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। पवेलियन में इस वक्त कैपिटल सिटी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और कुलीन वंशों के वंशज बैठे हुए थे, जो ज्यादातर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और अपनी इज्जत को उनके सामने डूबते हुए नहीं देखना चाहते थे। और कई लोग तो पैसे न होने की वजह से राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ ही देर में स्टेज पर खड़ी होस्ट एनवेल्प को खोलकर उनके पैसों को गिनते हुए रिजल्ट अनाउंस करने लगती है। नंबर 17 भद्रा कुमार 8,000 सिल्वर मुद्राएं। नंबर 9 रविंद्र ज्योति 20,000 सिल्वर मुद्राएं। नंबर 4 इसी तरह अनाउंसमेंट जारी रहती है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट काउंट 30,000 सिल्वर मुद्राओं का ही थी। फिर अनाउंस करते हुए एक बड़े खिलाड़ी का नाम अनाउंस होता है। नंबर 32 महेंद्र अग्रवाल 1,00,000 सिल्वर मुद्राएं। उद्धरण चिन्ह। और इस नाम को सुनते ही पूरी ऑडियंस शॉक्ड हो जाती है। 1,00,000 सिल्वर मुद्राएं, इसका क्या मतलब था? एक नॉर्मल छोटे लोगों की फैमिली इतने पैसों से बहुत ही आराम से अपनी पूरी जिंदगी घर पर बैठे बैठे नाकाम के गुजार सकती थी। यह महेंद्र अग्रवाल महेंद्र खानदान का सबसे बड़ा बेटा था, जो कैपिटल सिटी की बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली थी। और ये लड़का इस फैमिली का उत्तराधिकारी था, जिसके अंकल कैपिटल सिटी में टैक्स मिनिस्टर थे। इनकी फैमिली के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या साहिल इस राउंड को जीत पाएगा? अगर हाँ तो कितनी सिल्वर मुद्राओं से? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है।